वी आर डिपेंडेंट ऑन भारत। जी। इसमें कोई दुविधा नहीं है। मोदी जी की एबिलिटी है जी। इस सरकार का स्ट्रेंथ जो है उसमें हमें विश्वास है। जो अभी यहाँ पर र्यूमर फैलाया जा रहा है कि मोदी जी चले जाए, अरे मोदी जी चले जाएंगे तो हमें और नुकसान होगा। नेपाल में नुकसान होगा अगर मोदी जी का सत्ता घूमिए तो वहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट आएगा। मोदी जी के बाद कौन आएगा? इंडिया तो नहीं चाहता है कि नेपाल चाइना से करीब हो, ऐसा तो शायद नहीं चाहेगा। जैसे अभी ये रिश्ता बन रहा है, क्या होगा? देखिए, नेपाल चाइना से जो करीब हो रहे हैं। सुमन भाई, ये एक गलत फहमी है। जी। भारत अपना रिलेशन के कॉस्ट पे जी चाइना से खराब रिलेशन हो ऐसा नहीं चाहता है। खास मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं चाहते। जी। नेपोइंट पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका भाई सुमन और इस टाइम हम नेपाल और इंडिया में हो रहे राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में बातचीत करने वाले हैं। बातचीत के लिए आज हमारे पास श्याम बस्नेत जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। अब जैसे नेपाल और इंडिया में जैसे राजनीतिक घटनाक्रम बढ़ रहा है, इंडिया में भी अभी आंदोलन का एक माहौल चल रहा है, नेपाल में भी सरकार के खिलाफ, बालेन्द्र शाह के खिलाफ एक किस्म का माहौल बन रहा है। इस समग्र परिस्थिति को कैसे देख रहे हो सर आप? क्या मानना है अभी क्या हो रहा है नेपाल और इंडिया में? हम लोग नेपाल में सुमन भाई, जो लेटेस्ट चुनाव से जो नया सरकार बना है जी, वो अप्रॉक्सीमेटली 2/3 मेजॉरिटी का सरकार है। जी। तो हम लोग तो इस चीज़ से हम लोग बेफिक्र थे कि अब 2/3 का सरकार हो गया, अब देश में राजनीतिक स्थिरता आ गया है। राजनीतिक स्थिरता आने के बाद हमारे यहाँ आर्थिक और बाकी चीज़ में भी स्थिरता और विकास आएगा। जी। इस चीज़ से हम लोग बहुत बेफिक्र थे। जी। पर अभी जो इंटरनल पार्टी रिफ्ट हो रहा है, पार्टी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो बाहर चर्चा में है, कंफर्म तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, पर प्रोबेबिलिटी बहुत है इसका। जी। हो सकता है, होने के चांसेस बहुत हैं। उससे आम जनता में फिर अस्थिरता आ गया। नेपाल में जब तक स्थिर गवर्नमेंट न हो तब तक हमारा फॉरेन रिलेशन स्थिर नहीं होगा। जी। अस्थिर सरकार जब किसी देश में होता है तो अस्थिर सरकार सहारा ढूंढता है। जी। स्थिर सरकार दोस्त ढूंढता है, पार्टनर ढूंढता है। दिस इज द डिफरेंस। हाँ। तो हमें तो स्थिर सरकार के लिए हमारे जनता ने 2/3 मेजॉरिटी दिया था, बालेन और रवि दोनों को। जी, नेपाल में। हाँ, इसमें बाकी नेपाली लोगों का जो कॉन्फिडेंस है जी, उसमें थोड़ा सा धक्का लगा है। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये जितना जल्दी दूर हो, उससे नेपाल के तरफ से भारत में अपना पॉइंट रखने के लिए, अपना प्रेजेंटेशन रखने के लिए, अपनी आवश्यकता को बल देने के लिए, हाँ, उससे एक मजबूत आधार मिलेगा। जी। हम लोग तो एक लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं भारत से, नेपाल से। जी। हमारे यहाँ एवरी ईयर ट्रेड और ट्रांजिट का जो एग्रीमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है, वी हैव टू रिन्यू इट। वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ। अब तो करीब करीब हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होना है, जैसे कनेक्शन का, ट्रांजिट का, अभी लेटेस्ट एक डायरेक्ट गुड्स ट्रेन आया है कलकत्ता पोर्ट से विराटनगर तक। जी। अब हमारे यहाँ समय और पैसा दोनों का बचत हुआ। हाँ। तो ऐसे चीज़ों का फ़ायदा लेके हमें एक स्थिर रिलेशन भारत और चाइना दोनों से चाहिए। जी। तो भारत जाने से पहले मेरे ख्याल से अधिकतर नेपालियों का मन में ये है कि यहाँ का सरकार एक तगड़ा सपोर्ट लेके जाए।
जी, नेपाल की तरफ से। जनता के तरफ से तो पूर्ण समर्थन है ही, हम्म, पर पार्टी में इंटर कनेक्ट जो रिफ्ट हो रहा है उससे हम लोगों को थोड़ा चिंता है। जी लेट्स होप वो जल्दी दूर हो जाएगा। और हम लोग सुन रहे हैं कि शायद मोदी जी भी आ जाएं इस श्रावण महीने के किसी एक सोमवार को। जी अगर मोदी जी आके कम से कम स्वतंत्र पार्टी का जो रिफ्ट है, विवाद है उसको अगर सॉल्व हो गया तो आने वाला विजिट हम लोग का फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज वी स्टिल हैव डाउट। जी, जैसे कि अभी के वक्त में देखें तो इंडिया में कॉकरोच जनता पार्टी जो बोलकर एक अघोषित नॉन रजिस्टर्ड पार्टी है विद्यार्थियों का, युवाओं का, उन्होंने अभी के वक्त में जैसे आंदोलन कर रहे हैं। अभी के वक्त में देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके सामने झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज रात ही कल रात ही उन्होंने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। अब ऐसे देखें तो जिस तरह का राजनीतिक माहौल इंडिया में बन रहा है, अब इसका नतीजा क्या होगा? नेपाल में क्या होगा, इंडिया में क्या होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेपाल में अब मोदी जी का दिन गुजर गया है, अब लग गया। अब नए सरकार बनने वाला है, ऐसा भी बोल रहे हैं। क्या है, अब क्या होगा? क्या मानना है आपको? नहीं, हमारे यहाँ कम्युनिस्ट लोग अधिक हैं जी, और अभी नया सरकार भी ऐसा इन्होंने नैरेटिव क्रिएट किया है कि जितने भी गलत चीज़ है, जितना भी हमें जो तड़पना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, इसके पीछे भारत है। जी, ऐसी बात नहीं है, पर छोटे छोटे चीज़ों से इस चीज़ को बल मिलता है। जैसे आज एक हमने वीडियो देखा भारत की तरफ से, जीएस बूस्टर के एक वीडियो में दो नेपाली फार्मर, दोनों दाजू भाई हैं जी, एक ही फैमिली के, दो ब्रदर, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया ऑन चार्जेस ऑफ जी, स्मगलिंग फर्टिलाइजर। अब अगर भारत में जो चीज़ खरीदा जाए उसको तो भारत के अंदर रोकना नहीं होना चाहिए। जी, जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो नेपाल की तरफ से उसमें कुछ कार्रवाई होना चाहिए। जी, पर उन्होंने उसका कारण ये बताया है कि वो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर था जी, और 3 हफ्ते से अभी भी वो लोग कस्टडी में, इंडिया के कस्टडी। इंडिया। जी, अब हमारे यहाँ कमी है, हम लोग सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अपने फार्मर को नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारी सरकार की कमजोरी है। ये मैं भी मानता हूँ। जब से ये खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, हाँ, उसी दिन से उस वक्त का इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर सुशीला जी थी। जी, तो हम लोगों ने से अपील किया था अपने कार्यक्रम से कि भारत सरकार से तुरंत बात किया जाए। अभी आने वाले जो डिफ़िकल्टीज़ है हमारा एनर्जी सप्लाई के लिए, फर्टिलाइज़र सप्लाई के लिए, क्योंकि वो नेचुरल तेल के लिए मिनरल ऑयल पर ही डिपेंडेंट है ना, क्रूड ऑयल ही इसका मेन सोर्स है, गैस इसका सोर्स है। और भारत में अधिकतर तेल और गैस खाड़ी देश से आता है ना। जी, और भारत से हमारा G2G एग्रीमेंट है जी, सप्लाई करने के लिए। सो वी हैड टू टॉक टू भारत। वो हमारे सरकार ने किया, वो हम मानते हैं। फिर हमने बालन जी को भी अपील किया था, रवि जी को भी अपील किया था। इस 4 महीने के दरमियान इसका मतलब है कि यहाँ अभी शॉर्टेज है, तो इसका मतलब है कि हमारा गवर्नमेंट का कमजोरी है। फर्टिलाइजर के वो चीज़ हम लोग भी मानते हैं। जी, पर इस केस को मैं भी इसलिए उठा रहा हूँ, वो जो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर है वो बेचा तो किसी भारतीय ने ही है ना, हाँ, वो नेपाली ने तो नहीं बेचा। जी, अगर उसको बिक्री करना अगर जुर्म था जी, तो जिसने बेचा उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? जी,
हमारा भारत सरकार से ये अनुरोध है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि नेपलीज फार्मर गए थे, वो कोई स्मगलिंग नहीं है, हाँ और उन लोगों को तो मालूम ही नहीं है। मैक्सिमम करना चाहिए वो जो 8 बोरी जो सीमेंट थी, फर्टिलाइजर था, उसको कॉन्फिस्केट कर देते और नेपाली को छोड़ देते। हाँ उन लोगों का तो एम ये होना चाहिए कि जो सब्सिडाइज फर्टिलाइज़र है वो भारतीय किसान के लिए है, वो किसी दूसरे देश में नहीं जाना है। उसको पकड़ के जब्त करते और नेपाली को छोड़ देते तो आज एक कंट्रोवर्सी तो नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल। एक मानव संवेदनशीलता भी होती है ना। कम से कम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हाँ इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा आम जनता को असर पड़ता है। जिस किसी ने भी नेपाल के तरफ से इस न्यूज़ को सुना है, उसके मन में मोदी जी, भारत सरकार और भारतीय जनता के प्रति जी आक्रोश, घृणा और एक दुश्मनी का भाव क्रिएट हो जाएगा नेपाल में। जी तो इसको रोकने के लिए हमारा ये कार्यक्रम है। बिल्कुल। मैं भारतीय तरफ के अपने दाजू भाई को, भाई बहनों को और जो वहाँ के जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, जी लोकल लीडर्स हैं, ऐसे संवेदनशील चीज़ों में उनका सामान जब्त करके उनको भेज देते। कम से कम 3 हफ्ते से वो लोग तड़प रहे हैं। हाँ उससे उनके फैमिली मेंबर्स को कितना नुकसान हुआ होगा उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि उनका इस सीज़न, शायद रबी सीज़न बोलते हैं इसको, धान का सीज़न तो बर्बाद चला गया। जी जो खेती करने वाले जो मजदूर, वो अपने खेत में तो वही मजदूर करते होंगे ना, 2 भाई। तो जोतने वाला भी नहीं था, बुआई करने भी वाला भी नहीं था। उसके बावजूद उनको जो आर्थिक नुकसान हुआ है, जो 3 हफ्ते से भारतीय कस्टडी में है, उनमें खर्चा तो अवश्य लगा होगा। बिल्कुल। वकील का खर्चा होगा, कोर्ट का खर्चा होगा, उन लोगों के रिलेटिव को आने जाने का खर्चा होगा, भारत में बैठ के खाने पीने का और लॉजिंग का खर्चा होगा। इस चीज़ को अगर भारतीय पक्ष जी संवेदनशील होके समझे तो इससे भारत और नेपाल दोनों का रिलेशन अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। वो सीमेंटेड हो जाएगा। हाँ इससे मोदी जी को बहुत फायदा होगा रिलेशन कायम जी। करने। अभी के वक्त में देखें तो नेपाल से रिश्ते अच्छे बनाने की वजह मोदी जी को भी इंडिया के खुद के ही जनता के साथ, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन, स्पेशली स्टूडेंट के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, ऐसा देख रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, अब मोदी जी हमारे लिए, हमारे लीडर होने के लिए लायक नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या है ये, क्यों ऐसा हो रहा है अभी? ये सोशल मीडिया बड़ा क्रूर है अभी जी। सोशल मीडिया से कुछ होने वाला नहीं है। जहाँ तक मोदी जी की एबिलिटी है जी, इस सरकार का स्ट्रेंथ जो है, उसमें हमें विश्वास है। हमें अधिक इंटरनल मैटर में हमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मैं विश्वस्त हूँ कि मोदी जी इसको सॉल्व कर जाएंगे। इन्होंने एक कैबिनेट में एक नया कानून पास किया है जी, वो शायद इसी आजकल में वो पेश होगा जी, संसद में, लोक संसद में। वहाँ पर जो पार्टी विपक्षी दल है उनका रवैया वहीं पर शांत हो जाएगा। हाँ आज रात को सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। जी, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर गए थे उनसे बात करने के लिए। आज फिर कॉकरोच पार्टी के 2 रिप्रेजेंटेटिव से
बात हुआ है, 3 पॉइंट एजेंडा है, शायद कल तक के टाइम में ये भी सॉल्व हो जाएगा। उससे हमारे यहाँ जो नेगेटिव फीलिंग है, मैं और इसमें डीपली नहीं जाना चाहता हूँ, पर जो अभी यहाँ पर र्यूमर फैलाया जा रहा है कि मोदी जी चले जाए, अरे मोदी जी चले जाएंगे तो हमें और नुकसान होगा। नेपाल में नुकसान होगा अगर मोदी जी का सत्ता घूमिए तो। वहाँ पर अनस्टेबल गवर्नमेंट आएगा। मोदी जी के बाद कौन आएगा जी? अगर एनडीए का ही सरकार आ गया तो जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा वो तो एक आयरन हैंड से डील करेगा ना जी। तो उस वक्त राहुल गांधी और विपक्षी दल अखिलेश लोग जो है, जो मार पड़ने वाली है वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जी। आज अगर अमित शाह और योगी जी में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर हो गया तो यूपी में कैसे कंट्रोल में रखा है योगी जी ने और अमित शाह ने, टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और हुलदंगबाजों को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो बंगाल का एक एग्जाम्पल है जी। हमें उतना डीपली नहीं जाना चाहिए, पर इससे एक हमारे यहाँ जो नेगेटिव फीलिंग है, कहीं उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो रूलिंग इलिट है जी, उनके दिमाग न खराब हो जाए। वी आर डिपेंडेंट ऑन भारत, जी। इसमें कोई दुविधा नहीं है, पर वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट। फॉर इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहिए ना, हमारे पब्लिक को भी सेंसिटिव होना चाहिए। ये जो अभी सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है, जो व्यूअर्स बढ़ाने का जो क्रेज़ है, हम लोग थंबनेल देखते हैं, मेरे अपने ही कितने प्रोग्राम में थंबनेल मेरे इच्छा के विपरीत लड़के लोग डाल देते हैं जी। मैं उससे सहमत नहीं हूँ ना। हम तो सीरियस प्रॉब्लम उठाते हैं और सीरियस सॉल्यूशन बताते हैं। हाँ, हमारा काम ये है ना, हमारी एज भी वैसा ही है, तो हम लोग एक सीनियर सिटीज़न के हैसियत से, मैं खास करके जी। एक गार्जियन के रूप में जो मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ, उसको आप लोगों से बांटने के बाद आप लोग जब उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, देन इट विल हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन, नेपाल का नेक्स्ट जनरेशन। आप लोग के बाद जो जनरेशन आएगा जी। वो वेल इन्फॉर्म्ड होगा। आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन, वो ट्रेनिंग हम लोग से नहीं मिला है। हाँ, हम लोग इसके दोषी हैं, ये मानते हैं। आप लोग, हम लोग को, मैं अभी अपने नेपाली दर्शकों को भी और भारतीय दर्शकों को, दोनों को ये समझाना चाहता हूँ, नेपाली में तो मैं अपने कार्यक्रम में ये चीज़ बोल ही रहा हूँ, हमारा भारत से जी। जितना अच्छा रिलेशन हो उतना नेपाल के लिए फ़ायदा है। भारत और नेपाल दोनों में अगर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो तो वो दोनों के लिए नहीं, इस पूरा रीजन के लिए घातक है। जैसे कि सर, कुछ दिन पहले ही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह की चीफ एडवाइज़र कुमारबेन भारत जाकर वहाँ पर उच्च या बोलूँ वहाँ के सभी लोगों से मिलकर आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ तक कि अजय डोभाल जी से भी बहुत सारा बातचीत किया है, ऐसा बोला जा रहा है। अभी वो जाकर वहाँ पर बातचीत करके नेपाल लौटे। आपने कहा नेपाल और इंडिया के जो रिश्ता है वो अच्छा होने जा रहा है, अच्छा होना चाहिए आप बोल रहे हैं। लेकिन अभी इंडिया में नेपाल को जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट को देखकर, जेनजी आंदोलन को देखकर वहाँ पर भी अभी आंदोलन हो रहा है। अब ऐसे देखें तो नेपाल और भारत का जो रिश्ता है ये कैसे अच्छा और मजबूत होगा, और जो इंडिया में अभी कॉकरोच जनता पार्टी या बोलो सीजेपी की जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसने नेपाल को क्या क्या असर हो सकता है अभी के वक्त में देखें तो? देखिए सुमन भाई, जहाँ तक
भारत का विजिट का हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो होने वाला विजिट है जी उसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार करने के लिए मेरे ख्याल से प्रिंसिपल से एडवाइज़र हाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के गए हैं वहाँ पर। हम लोग आशा करें कि वो भू राजनीतिक समझ गया है क्या हो रहा है हमारे अड़ोस पड़ोस में, जी हमारे बॉर्डर में क्या हो रहा है, और इसका रिलेशन जो असर है हम लोग दोनों देशों का, इवन विद चाइना। मेरे ख्याल से मैं विश्वस्त हूँ कि डोवल जी ने जब, क्या नाम है उनका, ये हमारे एडवाइज़र का, कुमारबेन भाई को उन्होंने ये चीज़ समझाया होगा कि भारत और चाइना से कैसे बिना उलझे एक सुलझा हुआ रिलेशन कायम करके नेपाल कैसे आगे बढ़ सकता है, वो अवश्य समझाया होगा। जी अब वो समझे कि नहीं समझे वो मुझे नहीं मालूम है। हाँ उसका कोई रिएक्शन नेपाल की तरफ से नहीं आया है। जी पर मेरे ख्याल से अब विवेक प्रयोग हो रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इसीलिए वो सेंसिबल स्टेप ले रहे हैं इस विजिट से पहले। हाँ एटलीस्ट भारत को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या रखना चाहते हैं, कौन कौन एजेंडा है उनके, उसमें एजेंडा में क्या क्या है, शायद उसको क्लियर किया होगा कुमारबेन भाई ने। जी और उसमें क्या रिएक्शन है और फर्दर क्या करना चाहिए। हाँ और इसमें चाइना को कैसे कंटेन करना चाहिए, कंटेन मतलब नॉट इन नेगेटिव सेंस, पर उसका भी सहमति कैसे लिया जाएगा, इसका भी कोई रीज़न दिया होगा मेरे ख्याल से। जी अब बेन भाई जब कुमारबेन यहाँ पर आने के बाद जो ये लोग डिस्कस करें, मैं चाहता हूँ कि उस डिस्कशन में पार्टी प्रेसिडेंट रवि लामिछाने को भी रखा जाए। जी उनका दोनों ग्रुप के कोर जो मेन लीडर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग ग्रुप में है, दोनों बैठ के एक संयुक्त एजेंडा बना के भारत में जाए, और वो एजेंडा ऐसा होना चाहिए जिससे एक सलूशन निकले। क्योंकि अब तो भारतीय सरकार का जो दृष्टिकोण होगा वो तो क्लियर लेके आएंगे कुमारबेन जी उससे हमें आसान होगा। आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टेप, क्योंकि अभी भारत के साथ हमारा रिलेशन जिस दिन स्टेबल हो जाएगा और हमारा गवर्नमेंट स्टेबल होगा, उस दिन चाइना से भी भारत का रिलेशन स्टेबल होगा, ये मेरा मानना है। जी अभी के वक्त में देखें तो सर, जैसे सरकार की चीफ एडवाइज़र कुमारबेन इंडिया जाकर लौटे हैं, अभी फिर नेपाल में क्या बात चल रहा है कि नेपाल से अब चाइना से बातचीत करने के लिए कुछ ही दिनों में रवि लामिछाने जो रूलिंग पार्टी का सभापति भी है, वो चाइना जाने वाले हैं ऐसा बोल रहे हैं। अगर ये सच है तो क्या होगा, नेपाल और भारत के बीच में फिर रिश्ते में दरार आने की संभावना है? क्योंकि इंडिया तो नहीं चाहता है कि नेपाल चाइना से करीब हो, ऐसा तो शायद नहीं चाहेगा। जैसे अभी ये रिश्ता बन रहा है, क्या होगा? देखिए, नेपाल चाइना से जो करीब हो रहे हैं। सुमन भाई, ये एक गलत फहमी है। जी भारत अपना रिलेशन के कॉस्ट पे जी चाइना से खराब रिलेशन हो ऐसा नहीं चाहता है, खास मेरे ख्याल से मोदी जी नहीं चाहते। जी तो ऐसी हालत में हमें दोनों पड़ोसियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के जी अपना अगला कदम चलना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग को उस हिसाब से लेना चाहिए जिससे भारत, नेपाल, चाइना तीनों का इंटरेस्ट मीट हो, मिनिमम इंटरेस्ट मीट हो, नहीं तो आगे बात बढ़ेगी नहीं ना।
हाँ ये गलत चीज़ है कि भारत है वो चाइना से दूरी रख के या दुश्मनी कम लेके भारत से अच्छा रिलेशन रखे, उससे भारत को भी नुकसान है। हम लोग तो 1100 किलोमीटर तो वी आर अ बॉर्डर स्टेट, जी तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि चाइना भी, अभी र्यूमर है कि इंडियन भारतीय यूट्यूब में सोशल मीडिया में कि ये जो अभी आंदोलन हुआ है, जी ये कॉकरोच आंदोलन, उसमें चाइना और अमेरिका दोनों ही इन्वॉल्व हैं। हाँ चाइना उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा जिससे इस क्षेत्र का, जी साउथ ईस्ट एशिया का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो धर्मरा जाए वैसे स्टेज में जाएगा। मेरे ख्याल से वैसा मूर्खता सी भी नहीं करेगा अभी, जी क्योंकि वर्ल्ड इज अनस्टेबल। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। अभी ब्रिक्स का दिल्ली में वो हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है। उस ब्रिक्स के सम्मेलन के बाद इस क्षेत्र का ही नहीं, दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर के तरफ आगे बढ़ेगा। उसका डिसीजन इस ब्रिक्स सम्मेलन से होगा, वैसा हमारा मानना है। जी हम लोग ब्रिक्स के मेंबर नहीं है नेपाल, पर इस ब्रिक्स के बीच में हम लोग हैं। चाइना, भारत और रशिया, जी तीनों का कंटिन्यूटी में बीच में हम लोग हैं। तो हम लोगों का इंटरेस्ट तो अवश्य हम लोगों के विषय में भी बात होगा ही। जी हमें भी इस नया वर्ल्ड ऑर्डर में अपने को एडजस्ट करना है, कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ नेपाल एंड नेपाली पीपल। जी इस तरह से सोचना चाहिए। आप लोग यंग हैं, हाँ पढ़े लिखे हो, 21st सेंचुरी का टेक्नोलॉजी जानते हो। मैं आप लोग को इसलिए संबोधित कर रहा हूँ, आपके माध्यम से 60% युवाओं को संबोधन कर रहा हूँ। जी वो लोग, आप लोग जानते हैं, आप लोग एडजस्ट करना चाहते हैं, आप लोग अपने गलती को मान के उसको सुधारते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों ने गलती नहीं सुधारा तो आप ही का भविष्य अंधकार में। हमारा तो कुछ भी नहीं, हमारा तो अंत हो चुका है। जी हमें तो आप ही के सहारे जीना है। इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली अगर यंग जनरेशन सोचे नेपाल का, तो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। नेपाल के अंदर ही है। हम लोग भारत में जाके नेपाल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए, चाइना जाके अपना सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहिए। चाइना जाने से पहले जी रवि जी जो पार्टी प्रेसिडेंट है और बालन जी जो प्राइम मिनिस्टर है, दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। दोनों का अप्रोच में जी कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उससे नेपाल का स्टेबिलिटी होगा। ये चीज़ मेरे ख्याल से जिस दिन आप लोग समझेंगे। कुमार बेन तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं, जी है कि नहीं? वो गवर्नमेंट के भी प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं। वो तो उस कमिटी के चेयरमैन हैं जिसके द्वारा हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पेपर तैयार हो रहा है। जी तो ही हैज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल रोल। बालन जी को रवि जी से एक कॉर्डियल रिलेशन ही नहीं, पर राष्ट्र इंटरेस्ट में एवरी टाइम ही शुड कंसल्ट विद ईच अदर। जी ये होना चाहिए। ओके सर, आपने ये महत्वपूर्ण समय देकर हमारे साथ बातचीत किया। आपको इस समय के लिए बहुत सारा धन्यवाद सर। धन्यवाद।